एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने अभी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों केसेस में देख ली है और हमने स्पाइनल वाला पार्ट कंप्लीट किया था, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ सीएफएससी। तो एप्लीकेशंस में हमने फर्स्ट थिंग जो थी हमारी स्पाइनल वो देख लिए थे। नॉर्मल क्या होते हैं, इनवर्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पाइनल वाला, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो अगर आपने नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना दोनों वीडियोस। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन का ही नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी में सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट तो स्पाइनल था, सेकंड आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हम सीएफएससी की हेल्प से लैटिस एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पाइनल तो फाइंड कर लिया हमने कि हमारा स्पाइनल जो है हमारा नॉर्मल होगा या इनवर्स होगा। अब हम निकालने वाले हैं कि हमारा लैटिस एनर्जी कैसे आती है, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी लैटिस एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लैटिस एनर्जी की बात कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी होती क्या है, देखो। तो हमारे ना दो आयंस हैं, कटायन एंड अनायन, ठीक है। दोनों ही अगर हमारे गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म के जो कटायन अनायन है वो मिलके जो हमारा एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। तो उस टाइम पे ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी हमारी लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड is formed from its ionic gaseous state. When 1 mole of ionic compound is formed from its ionic gaseous compounds, some heat of energy, yes, some amount of energy is released which is called lattice energy. देखो लैटिस की बात आ गई तो लैटिस में क्या आएंगे, हमारे सॉलिड की बात हो रही होगी हमारी। तो हमारे कोई दो आयनिक गैसियस कंपाउंड है, उनसे हमारा एक जो है आयनिक कंपाउंड मिल रहा है हमें सॉलिड, ठीक है। जैसे कि हमारे Na है प्लस ये भी हमारा क्या है, गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। एक Cl माइनस ये भी गैसियस स्टेट में है। ये हमारा मिलके बना रहा है NaCl और वो है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जब हमारा 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो चुका है फ्रॉम इसी के NaCl के ही कटायन और अनायन जो गैसियस फॉर्म में है उनसे, तो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर साथ में। यही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जो ये एनर्जी होती है हमारी लैटिस एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, ठीक है। चाहे हमारा कटायन हो अनायन हो, दोनों ही चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। डिस्टेंस किस किस के, जो हमारे दोनों ही हमारे कटायन अनायन हैं इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है। जितनी डिस्टेंस ही बढ़ती जाएगी उतनी हमारी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल एल्काइल मेटल्स के केस में देखें, जैसे कि हमारी LiNa होती है, LiNa, तो इसमें क्या होता है, अगर साथ में इसकी मान लो F के साथ में बॉन्डिंग करा रहे हैं हम, F हमारा नेगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव हैं। अगर इन कटायन और अनायन की आपस में रिएक्शन हम करा रहे हैं तो इन दोनों के साइज में तो डिफरेंस है। F की तो सेम साइज है, F तो हमारा सेम साइज का है, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो तो सेम साइज का है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये होता है, जो हमारा LiNa है, तो ये हमारा ग्रुप में नीचे की साइड इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी रेडियस है वो बढ़ रही है, साइज बढ़ता है ना हमारे ग्रुप में। जब हम
ऊपर से नीचे की साइड जाते हैं ग्रुप में, तो हमारा साइज इंक्रीज करता है, तो ये वाला साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो पहले अगर कोई हमारा इतना है, अब वो बढ़ के इतना हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इन सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली, ये सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी ये वाली, तो इसमें एनर्जी जो हमारी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस साइड अगर हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज, दैट मीन्स जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होने वाली है, के एफ की। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, इस साइड लैटिस एनर्जी, इसको लैटिस एनर्जी लिख सकते हो या नॉर्मल एनर्जी लिख लो। यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं, देखो NaF KLI, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ ग्राफ आएगा। जैसे जैसे हमारी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा साइज तो के का है इन सब में। तो जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस आपने बढ़ाई है, यहाँ पे हमारी लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुई है। इसकी लैटिस एनर्जी सिर्फ इतनी ही तो है, इस वाले की लैटिस एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा है इस वाले पॉइंट पे। इस वाले की एनर्जी यहाँ पर देखो तो ये इससे ज्यादा है थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है, ये वाली, ये है हमारे LIF की। सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे कम डिस्टेंस वाले की है, इसकी डिस्टेंस सबसे कम है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हुए हमारे नॉर्मल केस हैं जब हमारे सिंपल एल्कली मेटल्स दिए हुए हैं। बट बात तो हमें ट्रांजिशन मेटल्स की करनी है, हमें तो ट्रांजिशन मेटल के केस में देखना है। तो अब हम ट्रांजिशन मेटल को अगर देखें तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है जो आपने अभी देखा कि जो एनर्जी है हमारी, एनर्जी है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा एक नॉर्मल हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। लेकिन जो लैटिस एनर्जी हमारी, लैटिस एनर्जी फॉर किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन मेटल्स की। लैटिस एनर्जी फॉर ट्रांजिशन मेटल्स इज इक्वल टू, ये हमारी लैटिस एनर्जी तो है ही, साथ में हमारी CFSC भी काउंट होती है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हमारी क्या होती है, CFSC भी काउंट होती है। तो अगर हमें ट्रांजिशन मेटल की लैटिस एनर्जी निकालनी है तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते कि लैटिस एनर्जी निकाल दो, आप उसमें CFSC को भी ऐड करोगे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की CFSC भी होती है। वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आ जाती है जब भी d ऑर्बिटल की बात हो रही होती है। तो d ऑर्बिटल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आ जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से हमारी जनरेट होती है CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये वाली एनर्जी इस लैटिस एनर्जी में ऐड होके तब कंप्लीट लैटिस एनर्जी आएगी, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर मेन। तो जब भी लैटिस एनर्जी निकालते हो आप इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, साथ में CFSC ऐड होनी है उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम ग्राफ की बात करें यहाँ पर अब, तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल ग्राफ होता है हमारा। अगर हम लेते किस केस में, अगर हम फॉर्मूले के बेस पे देखें तब तो यही चीज आ रही है भाई, ट्रांजिशन मेटल की अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो रही है ट्रांजिशन मेटल, देखो यहाँ पर हमारी स्कैंडियम से स्टार्ट हो गई, ये आ रही है ना, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। FCTI BCR MN FeCO NI CU ZN, ठीक है। इस साइड है हमारी लैटिस एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारा जो d ऑर्बिटल है तो उसमें हमारा लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इधर से हम जा रहे हैं यहाँ से तो साइज डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और वही बात यहाँ पर हो भी रही है, एनर्जी सबसे ज्यादा है इसकी। ये देखो ग्राफ, इसकी SC की वैल्यू क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी साइज हमारा क्या होता है, साइज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो साइज डिक्रीज कर रहा है,
साइज डिक्रीजेस फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट। तो साइज डिक्रीज होने का मतलब है कि इस वाले की सबसे ज्यादा है, फिर डिक्रीज होता जा रहा है, इसकी सबसे कम है, तो SC वाले की सबसे हाई होगी, लार्ज साइज, हाई नहीं लार्ज साइज। तो इसका जो साइज है वो लार्ज है, लार्ज साइज, लार्ज साइज है। तो यहाँ पर साइज अगर लार्ज है तो एनर्जी कम होनी चाहिए, तो इसकी एनर्जी है भी कम, इस वाले केस में सबसे कम है। फिर जैसे जैसे आपका साइज डिक्रीज हो रहा है ये एनर्जी बढ़ती जा रही है इस तरीके से। तो ग्राफ तो ये सही लग रहा है हमें। तो इस केस में भी सेम ग्राफ आ गया, एल्कली मेटल में भी सेम ग्राफ था, तो डिफरेंस क्या होगा फिर? तो इसलिए ये वाला ग्राफ इसका नहीं होता है। इसके लिए हमारा क्या ग्राफ होता है, देखो जो हमारी ये है ना +2 आयंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमारी, जो SC 3D सीरीज है ये हमारी, 3D +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की बात कर रहे हैं। तो ये सब ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। तो इनमें क्या होता है, देखो SC को अगर हम निकालें SC2+, तो क्या आएगा? वैसे तो ये 4s2 3d1 होता है हमारा, 2 निकाल दो तो कितना आ जाएगा? D1। अब D में जब हमारे ऑर्बिटल फिल होंगे 1 इस तरीके से, तो यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग भी होगी, इस तरीके से स्प्लिटिंग भी होगी। अगर हम इनको ऑक्टाहेड्रल मान लेते हैं तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, ये आएगा। जब हम इसको ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नीचे की साइड 0.4, ऊपर 0.6। ये वाली सारी चीज ना देखो मैं इसलिए नहीं डिटेल में बता रही हूँ, जल्दी इसलिए कर रही हूँ, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कहाँ से आ गया, क्योंकि पहली वीडियोस में ये सब बताया गया बहुत अच्छे से, तो वहां पर जाकर आप चेक कर लेना एक बार। तो इसमें क्या होता है, नीचे जो हमारी एनर्जी होती है, तो पेरी सेंटर हो गया, इसके नीचे की जो एनर्जी होती है 0.4 होती है। तो यहाँ से अगर हम SC की बात करें और SC के लिए अगर हम निकालें CFSC की वैल्यू, तो क्या आएगी, देखो CFSC इज इक्वल टू -0.4 × 1 प्लस, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो ये आ जाएगी -0.4। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 0.4। तो चाहे वो SC हो चाहे SC2+ हो, उसकी एनर्जी तो इतनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे है। अब अगर हम Ti+2 की बात कर लें, Ti+2, तो इसमें कितना आएगा, D2, 2 आ जाएंगे यहाँ पर। इस बार -0.4 × 2 कितना आएगा, 0.8। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारा यहाँ पर 0.8। इसकी एनर्जी कुछ इंक्रीज हो गई। यहां से लेकर आप जब इसको करोगे, जब आप Mn तक पहुंच जाओगे ना, Mn देखो क्रोमियम V की बात करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 0.8 वाला केस हो गया, 0.8 वाला, ये 0.4 वाला था। अगर आप V की बात करोगे 3 आएगा यहाँ पर, तो ये 1.2 वाला केस हो जाएगा। अभी तक तो बढ़ रही है सारी चीजें ना। क्रोमियम की बात करोगे तो क्रोमियम इधर आएगा, और ये ना हमारा वीक फील्ड के केस की बात हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, यानी हमारी पेयरिंग नहीं होनी है किसी भी केस में, तो डायरेक्टली फिल करने हमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 3 + 0.6 × 1, तो ये आ जाएगा। ये मैं CFSC निकाल रही हूँ, आपसे निकालनी आती है तो आप खुद भी कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही क्रोमियम की बात आई तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0.6 -0.6। तो यहाँ पर क्रोमियम का केस क्या हुआ, अभी तक जैसे हमारी बढ़ रही थी ना, अब ये थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी 0.6, तो इसकी वैल्यू जो है ना अब यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर आ जाएगी 0.6। ठीक है, तो ये ग्राफ अब इधर ना जा करके इधर चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, आपकी सीधी लाइन प्लॉट कर ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि यहाँ CFSC इंक्लूड हो जाएगी। एल्कली मेटल के केस में आप डायरेक्टली सीधी लाइन कर रहे थे ड्रॉ, लेकिन यहाँ ट्रांजिशन मेटल के केस में आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ CFSC भी ऐड होगी। तो लैटिस एनर्जी तो ठीक कह रहे हो आप, इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, हमने बताया कि ऐसे होती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर CFSC भी ऐड होनी है। तो CFSC अब क्रोमियम के आते ही क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेस हो जाएगी, तो ये वाला ग्राफ अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप Mn की बात करोगे तो Mn में क्या आएगा, देखो दोनों में जब आप फिल करोगे तो ये सेम आ जाएंगे, 1.2 1.2 0 हो जाएगा। तो इसकी अब आप बात करोगे तो ये हमारा यहाँ पर 0 पे आ जाएगा, इसकी बात करो तो ये 0 आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब दोबारा जब आप इसको इंक्लूड करोगे Fe को, तो फिर से यहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर 4 हो जाएंगे,
ये फिर से 0.4 होगी, तो फिर से ये बढ़नी स्टार्ट होगी, ये फिर से बढ़ेगी, ये फिर से बढ़ेगी, ये फिर से बढ़ेगी। इस तरीके से बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी हमारी एनर्जीज और ये हमारा कॉपर जिंक तक पहुंच जाएगा। कॉपर की बात करें अगर, कॉपर हमारा क्या होता है 4s1 3d10 ये होता है, तो D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D9 के केस में हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 1.8 2.4 माइनस कर देंगे अगर इसको आ जाएगा 0.6। तो अब ये जो कॉपर की है ना ये थोड़ी सी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और जिंक की फिर से डिक्रीज होकर 0 आ जाएगी। तो ये ग्राफ ना कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस टाइप से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होगा। आपको देखो प्लॉट से मतलब नहीं है यहाँ की कैसा प्लॉट बनाना है, आपको बस निकालनी आनी चाहिए लैटिस एनर्जी CFSE की टर्म्स में। तो यहाँ पर CFSE को ऐड किया, इसी वजह से क्या हुआ कुल मिला के अगर हम इसका ग्राफ देखें ना, ये जो इतना किया है हमने इसमें, इसको ना करते हुए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या होता है। ये आया कैसे ये तो पता चल गया ना आपको, सबकी CFSE अलग अलग निकाल दो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। अब हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे कि इसका क्या ग्राफ होता है वीक फील्ड के केस में। होना तो ऐसे था, ये तो लैटिस एनर्जी है, लेकिन ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। ये वाला किसका पॉइंट होता है Mn का, और ये वाला Zn का। इस पॉइंट पे 0 आ गई लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये वाला हमारा Sc का 2+ की बात हो रही है, सारे 2+ हैं, और वीक फील्ड के केस की बात हो रही है, ठीक है ना। वीक फील्ड के केस की बात हो रही है। अब यही बात अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कर लें तो क्या ग्राफ आएगा, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो जाएगी पेयरिंग, तो अब जो आपका ये ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इस बार पेयरिंग हो जाएगी, तो इस बार जब हमारी Mn की बात हो रही है ना तो कितना आएगा D5, तो इसमें D5 में पेयरिंग होना है, तो यहाँ पर 3 4 5। अब इस वाले पॉइंट पे तो कोई गया ही नहीं है, यहाँ पर 5 इंटू 0.4 आ गया तो 2.0। तो ये तो सबसे ज्यादा हो जाएगी Mn के केस में इस बार, ठीक है। तो ये वाली हमारा केस जो है यहाँ पर आ जाएगा। Mn के बाद Fe 2+ की अगर बात करें, एक और आएगा यहाँ पर 6, तो 2.4 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो केस आप देख रहे हो ये हमारा Fe2+ का है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है, ठीक है, जब हमारी पेयरिंग होनी है। तो ये वाले जो ग्राफ आए हैं ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात है आपको CFSE निकालनी आनी चाहिए। कैसे हम CFSE को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी का मेन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगी एनर्जी बढ़ेगी और हमारे चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी, ठीक है ना। इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये अच्छे से समझ आएगी हमें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मेन बात तो ये है कि हमने यहाँ पर CFSE निकालकर इनके सबके ग्राफ फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब सेम हमारा यहाँ पर जैसे हमने लैटिस एनर्जी की बात की है ऐसी हमारी क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी होती है। थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन वर्ड से समझ आ गया होगा कि वाटर की बात हो रही है, किसी हाइड्रेशन की बात हो रही है वाटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड हमने वाटर में डिसॉल्व किया, कोई भी कंपाउंड कैसे डिसॉल्व होता है, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके चारों तरफ गैदर हो जाते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ये मैकेनिज्म चलती है वहां पर। तो जब भी वाटर में कोई आयनिक कंपाउंड हम डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके चारों तरफ आ जाते हैं, उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। When, इसमें भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, when 1 mole of ionic compound
is dissolved when 1 mole of ionic compound is dissolved in water, the water molecules gathered around ionic compound. The water molecules gathered around ionic compound. Then some energy released. Which is called hydration energy. राइट। जैसे भी हमने कोई मान लो NaCl कोई आयनिक कंपाउंड था वो डिसॉल्व किया तो उसके चारों तरफ ये जो है ना हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं चारों तरफ गैदर हो गए। ठीक है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर होंगे हमारे तो हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होगी वहां पर, उसी एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, चाहे वो हमारे Na+ हो, कटायंस हो, चाहे वो अनायंस हो। ठीक है, तो वो दोनों ही हमारे कटायन एनायन के चारों तरफ हमारे मॉलिक्यूल्स गैदर हो जाते हैं। अब जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, H2O। तो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, लोन पेयर वाला होता है, ये पॉजिटिव होता है तो इसके साथ ही इंटरेक्शन करता है, तो इसके चारों तरफ तो ये हमारे ये वाले गैदर होते हैं। बॉन्ड तो नहीं बनाना है, ये मान लो कि यहाँ पर ये गैदर्ड हो रहे हैं। ठीक है, Cl- के चारों तरफ कौन से होंगे, ये माइनस में है तो इसकी तरफ H वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा इसके साथ इस तरीके से ऐड होगा और ये ऐसे ऐड होगा। ठीक है, तो बात ये है कि H2 मॉलिक्यूल्स दोनों कटायन एनायन के साथ हमारे गैदर्ड हो जाते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये कुछ लैटिस एनर्जी की तरह ही होती है। इसमें भी हमारा क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे हमने पहले लैटिस एनर्जी देखी थी, तो अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये इक्वल टू हो जाएगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSC। ये वाली हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी है, जब हमारी CFSC ऐड नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट जो हमारी CFSC है, जो कंप्लीट हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है CFSC के साथ में इंक्लूड करके वो ये आती है। जो विदाउट हमारी CFSC है हाइड्रेशन एनर्जी, उसमें CFSC ऐड हो जाती है बस। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी टोटल हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसके ग्राफ की बात कर लें, अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की बात हो रही है तो H2O है यहाँ पर। H2O कैसा होता है हमारा, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं H2O की, तो ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। चाहे आप केस ले लो हमारे 2+ का, हैलाइड्स डाइपॉजिटिव ले लो, ट्राइपॉजिटिव ले लो, होते क्या है हमारे दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो अब इनके केस में हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इस साइड और इस साइड हमारे हैं
2+। अच्छा, इसके लिए ना पहले आप ये देखो कि अगर हम सिंपल अपने एल्कली मेटल्स की बात करें, जैसे कि हमारी BeMgCa, इस टाइप की जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके केस में अगर हम देखें Ca2+, तो इनके +2 के केस में तो हमारी वैल्यू आएगी कुछ इस टाइप से। ये तो इस टाइप से आएगी, क्योंकि डायरेक्टली कहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है एनर्जी डिक्रीज करती है। तो Ca2+ जो है हमारा वो बड़े साइज का है, लार्ज साइज का है, तो उसकी CFSC सबसे कम होनी चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये वाला केस तो हो गया Ca2+ का, ठीक है, ये हो गया हमारा Ca2+ का केस। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इतनी एनर्जी, सबसे कम एनर्जी है मतलब, तो अगर हम यहाँ पर Sc2+, Ti2+, अगर हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं, सब +2 में है फिलहाल, तो क्या आने वाला है वो देखो। Sc+2 का केस लेंगे, +2 का केस मतलब यहाँ पर D1 आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1 -0.4 आएगा। तो ये तो हमारी Ca+2 सबसे कम हो गई, इससे थोड़ी सी ऊपर बढ़ के हो गई हमारी ये यहाँ पर, ये हो गई Sc2+ की। फिर हम देखते हैं Ti+2 की, इसमें यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगी 0.8। तो ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगी 0.8 यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे V2+ की, इसमें 3 आएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 1.2 आएगी, तो ये थोड़ी सी इंक्रीज होके आ गई 1.2। फिर हम बात कर रहे हैं क्रोमियम+2 की, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.2 तो है ही, प्लस 0.6 भी ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब 0.6 ऐड हुआ तो ये माइनस होके 0.6 आ जाएगा। तो मतलब क्रोमियम की जो है वो इससे थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, ठीक है, इससे डिक्रीज हो गई वैल्यू। फिर Mn के केस में देखोगे तो वो भी हमारी क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। तो Mn की आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ कुछ देखें तो वो इस टाइप से बन रहा है। अब हम एग्जैक्टली तो यहाँ पर नहीं निकाल सकते देखो, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते कौन कहाँ पे है। हम बस एक आइडिया ही ले रहे हैं कि पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद हम आगे जैसे इनकी निकालेंगे तो उस केस में भी क्या होने वाला है हमारा, Fe2+ के केस में इंक्रीज होगी। देख लेते हैं चलो इसको भी क्या होगी, Fe2+ होता है हमारा D6, तो 5 और 6, 4 × 0.4 + 2 × 0.6। बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी आपको ये CFSC निकालना, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है। डायरेक्टली ऐसे निकाला जा रहा है तो उसको एक बार देख लेना कैसे निकालते हैं CFSC को। तो यहाँ पे आ गया आपका -0.4। तो अब जो वैल्यू है हमारी वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई, तो ये वाली वैल्यू हमारी Fe की यहाँ पर पहुँच गई। और CO2+ क्या होता है, D7, तो यहाँ पे ये हमारे 5 हो गया। .8 फिर से इंक्रीज हो गई। तो ये हमारी बात इतनी सी है कि ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी ऐसे, और सबसे ज़्यादा हमारी आ जाएगी ये Ni2+ की, Ni2+ की एक यहाँ पर आ जाएगी, और फिर Cu की उससे थोड़ी सी कम, और Zn की फिर से यहाँ पर F। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा जैसे जैसे आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी वाले ग्राफ में हम बताने वाले हैं Ca अगर हमारा ये Sc3+ हो जाए तो क्या होगा। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं Sc+3 की, तो 4s2 3d1 होता है, तो तीनों चले जाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब Ca+2 और Sc+3 एक जैसे हो जाएंगे,
तो यानी उनकी वैल्यूज दोनों की क्या आएगी, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगी, 0 पॉइंट पे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी फिर इंक्रीज करेगी, तो ये तो यहीं पर आएगी। यहाँ पर बस एक एक चीज कम करते रहो, Pi+3, V+3, Chromium+3, Mn+3, Fe+3, CO+3, Ni+3, Cu+3 एंड Zn+3। तो एक एक कम कर दिया हमने, यहाँ तक आ गया हमारा ये Zn। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में क्या होगा, देखो इन सब की वैल्यू सेम आएगी। जो आप ये करोगे ना, ये जैसे जैसे निकालोगे इनकी वैल्यू सेम आएगी। एक पेज पे लिखना अलग से और उनको लिख के रखना बॉक्स बना के कि इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे तो मैंने सारी रब कर दी है तो नहीं पता चलेगा, आप इसको करके देखना। Fe+2 और Ti+3 इन दोनों की सेम आएगी, इन दोनों की सेम आएगी, इन दोनों की सेम, इस तरह सेम। तो यहाँ तक की जो वैल्यूज है वो तो सेम आने वाली है। ठीक है, तो कहाँ तक की वैल्यू सेम आने वाली है आपकी, यहाँ तक Mn तक की वैल्यू Fe+3 और Mn+2 की सेम आने वाली है यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, वो क्यों, क्योंकि इसमें +3 है ना, तो +3 के केस में H2O क्या करेगा, देखो H2O हमने कहा था कि जो हमारी +3 वाला केस होता है ना, तो इसमें ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हमारा सिर्फ CO+3 रह जाता है। तो CO+3 जो होता है ना, उसके केस में हमारा जो H2 होता है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। ये चेंज इसलिए हो रही है वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर इस बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है ये। तो CO+3 के केस में सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाते हैं। वीक फील्ड कौन से रहते हैं, F-, Cl-, Br-, I-, आपके SCN-, सिर्फ वही रह जाते हैं ना, शुरू की जो आपकी सीरीज थी वो N3-, तो इसमें हमारे वही रह जाते हैं सिर्फ। तो इसमें बाकी के जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर H2 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। तो अब यहाँ पर पेयरिंग कराएगा, इसी वजह से वैल्यूज चेंज आएंगी। तो ये CO+3 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कुछ चेंज आएगी, तो ये इससे बढ़ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू दिखेगी आपको वो बढ़ी हुई दिखेगी। फिर ये आएगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएंगी ये दोनों बढ़ी हुई वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, तो ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी आपकी, इसकी वैल्यू तो सबसे हाई आएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करते हुए यहाँ पर आएगी। इसको मैं ना इस वाले पेन से दिखाती हूँ। ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये कौन सी है, +3 वाली है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज करेगी और फिर ये वाली वैल्यू सारी सेम आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज तो हमारी सेम होंगी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ हुआ, इन दो वैल्यूज में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ग्राफ बन गया। मेन बात थी CFSC निकालने वाली कि स्ट्रॉन्ग के केस में और वीक के केस में कैसे कैसे हमारी निकलती है CFSC। ठीक है, तो ये चीज हुई हमारी हाइड्रेशन एनर्जी की बात। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइज। इसको हम थोड़ा डायरेक्टली लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 पॉइंट, साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उसका साइज क्या होगा। तो देखो साइज में भी सेम वही बात होगी, जो साइज होता है हमारा वो इज इक्वल टू किसके होता है, जो आपका साइज एक्चुअल में साइज है उसके साथ में CFSC और ऐड हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है। ठीक है ना, ओके। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, साइज वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। ये बात तो श्योर है कि साइज तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। नेगेटिव साइज का क्या मतलब है, कोई भी चीज अगर हमारी 2 मीटर की है तो 2 मीटर रहेगी, -2 मीटर तो कोई नहीं होती। सिर्फ साइज जो है हमारा वो पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पर साइज तो पॉजिटिव ही है, पर CFSC नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, CFSC की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो हमारी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आए, टोटल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है यहाँ पर।
तो इसलिए अब जो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं वो क्या आने वाला है, देखो साइज की बात कर रहे हैं तो साइज तो हमेशा बढ़ेगा, साइज जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है साइज हमारा बढ़ रहा है। तो इस बार ये ग्राफ जो है वो हमारा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि हमारे ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है। तो ट्रांजिशन मेटल लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। तो एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, सॉरी साइज की बात हो रही है ना, एनर्जी तो है ही नहीं यहाँ, साइज की बात हो रही है। तो साइज हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्टली साइज के लिए हमने बता दिया कि ऐसे हो रहा है। लेकिन ये वाली वैल्यू किसके लिए है, सिंपल साइज के लिए। हमारी CFSC वाली वैल्यू भी तो ऐड होगी ना इसमें भी। तो CFSC की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव वाली ऐड हो रही है, इसलिए जो इसका ग्राफ आएगा इस बार वो नीचे की साइड ऐसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू। और ये वाली वैल्यू किसके लिए है, Mn+2 के लिए, Mn+2 Zn और ये Sc के लिए। बाकी बीच की वैल्यूज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। तो इसमें ध्यान रखना साइज में थोड़ा सा कि ये हमारा नेगेटिव बनता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, ठीक है। आई होप आपको समझ तो आया होगा। कुछ डाउट्स रह रहे होंगे वो तब क्लियर होंगे जब आप इनको दोबारा, एक तो लास्ट वीडियो देख लोगे कैसे CFSC फाइंड आउट करते हैं, दूसरा आप इनको खुद ट्राई करोगे CFSC कैसे कैसे निकाली है, उसको सेपरेट पेज पे एक लिखो, करो वहां पर अच्छे से सोल्व, फिर ग्राफ बनाकर देखो, ठीक है। वैसे ग्राफ आएंगे नहीं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इनका ग्राफ किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, साइज में हमेशा नेगेटिव ऐसे ग्राफ बनना चाहिए। अभी इसके एप्लीकेशंस के थोड़े से और पार्ट रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, लास्ट वीडियोस भी रिवाइज करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।